सो हेलो टू ऑल। कैसे हो? बढ़िया। चलो, हमने दो टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं, एक प्लैनेट्स का, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। आज हम पढ़ेंगे ओशियन और ओशियनिक करंट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, पढ़ेंगे ओशियन एंड ओशियनिक करंट्स के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की। ठीक है, पैसिफिक ओशियन की सबसे पहले बात करेंगे। तो देखते हैं पैसिफिक ओशियन के बारे में। ये है ना लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, जो अबाउट 30% ऑफ अर्थ सरफेस का एरिया घेरता है अपने अंदर। तो 30% ऑफ अर्थ सरफेस का एरिया पैसिफिक ओशियन है और लार्जेस्ट ओशियन है ये वर्ल्ड का। डीपेस्ट ओशियन भी यही है। एरिया है इसका 16.62 करोड़ किलोमीटर। एरिया भी याद करना है हमें, कई बार एरिया पूछ लेता है। तो एरिया है इसका 16.62 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। इसकी एवरेज डेप्थ है 4280 मीटर। ठीक है, 4280 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैरियाना ट्रेंच की। मैरियाना ट्रेंच वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है और इसका डीपेस्ट पॉइंट जो मैरियाना ट्रेंच में पाया जाता है उसको चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या मैरियाना ट्रेंच जो है वो वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है। डीपेस्ट ट्रेंच मतलब गहरा पॉइंट। ठीक है, गहरा पॉइंट कौन सा है? चैलेंजर डीप। और सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सराउंडेड किस किस से है? ईस्ट एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्थ अमेरिका से और साउथ अमेरिका से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इधर तो एशिया है, इधर अफ्रीका है, और फिर आता है नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया इधर से, और फिर इधर दोनों है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और बीच में पड़ता है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, मैप आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम आगे मैप भी देखेंगे तो आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? एक बार बताएंगे, सब कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, द आर्कटिक ओशियन इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो जो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है उसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। ये हम अप्रोक्स कल की वीडियो में पढ़ेंगे। स्ट्रेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी क्या क्या होती है, ये सब कुछ हम कल पढ़ेंगे। आज आप इतना ही याद रखिए कि जो आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ओके, आगे चले। चलो, आगे देखिए। ये जो पैसिफिक ओशियन है इसको पेंथालासा का रेजिडुअल पार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? पेंथालासा का रेजिडुअल पार्ट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो कुक स्ट्रेट पाई जाती है ना, कुक स्ट्रेट किधर पाई जाती है आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के हैं दो आइलैंड। कौन कौन से? एक तो न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड है और एक साउथ आइलैंड है न्यूजीलैंड का। इन दोनों के बीच में से कुक स्ट्रेट गुजरती है। कुक स्ट्रेट एक स्ट्रेट वो होती है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है और जो दो सी बॉडीज को, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड के, इनको तो सेपरेट करती है। और जो तस्मान सी है उसको साउथ पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या? कल हम देखेंगे स्टेट्स के बारे में तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी इस चीज़ की कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है और किसको कनेक्ट करती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ एक बार याद कर लीजिए क्योंकि पैसिफिक ओशियन का टॉपिक है तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। टोरस स्ट्रेट इज ऑल्सो लोकेटेड इन
पैसिफिक ओशियन, ठीक है। टोरस स्ट्रेट भी यहाँ लोकेटेड है। ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कल की क्लास में आएगी स्ट्रेट के बारे में। रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ इट। रिंग ऑफ फायर इसी के साथ एसोसिएटेड है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा रीजन है जो कि अर्थक्वेक संभावित क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर 70% ऑफ अर्थक्वेक वहीं पर आते हैं। मतलब एक जो एरिया है पैसिफिक ओशियन में, वहाँ 70% अर्थक्वेक आते हैं। जो टोटल अर्थक्वेक आते हैं उसके 70% वहीं पर माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तसुगारू स्ट्रेट कनेक्ट्स सी ऑफ जापान टू पैसिफिक ओशियन एंड सेपरेट जापानीज आइलैंड होक्काइडो एंड होन्शू, ठीक है। ये स्ट्रेट है, ये भी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखिए कि ये सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करती है और जापानीज आइलैंड होक्काइडो और होन्शू को सेपरेट करती है, ठीक है। किस किस को कनेक्ट करती है? सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशियन के साथ और होक्काइडो और होन्शू को सेपरेट करती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। पैसिफिक ओशियन में मौना किया एक हवाई नाम का पर्वत पाया जाता है, जो कि जो हमारा सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उससे भी ऊंचा माना जाता है। लेकिन ये माउंटेन कैसा है? अंडर सी माउंटेन है। जैसे ये समुद्र है तो इसके नीचे माउंटेन माना जाता है एक, उसको क्या बोलते हैं? माउना किया या फिर हवाई। या तो हवाई माउंटेन बोल दीजिए या माउना किया। माउना किया सीटीईटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि माउना किया कौन से ओशियन में है जो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हाइट का है, तो वो पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो देखते हैं अटलांटिक ओशियन को। ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। एंड थर्ड डीपेस्ट है, क्योंकि इससे डीप इंडियन ओशियन माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। मैंने अभी आपको बताया कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। इसका एरिया है 8.24 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी। इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है, ठीक है। इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन बाउंड्री लाइन, ठीक है। और बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड ये माना जाता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड है इसके न्यू फाउंडलैंड, ब्रिटिश आइसलैंड्स, ठीक है। ये दोनों क्या है इसके? कॉन्टिनेंटल आइलैंड। और वोल्केनिक आइलैंड है इसके क्यूबा, जमाइका एंड प्यूर्टो रिको, ठीक है। यही है क्यूबा, जमाइका एंड प्यूर्टो रिको, ठीक है। और स्टेट ऑफ मैगलेन है वो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करती है। ये स्टेट ऑफ मैगलेन अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ जो कनेक्ट करती है, ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ये कहाँ पर है, कैसे है, अभी इतना याद रखिए कि ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये ऑलमोस्ट एस शेप का है, इस प्रकार की इसकी शेप है, कुछ एस शेप ये बनाता है। और ये सराउंडेड है एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से और नॉर्थ साउथ अमेरिका से, ठीक है। पैसिफिक ओशियन भी इन्हीं से सराउंडेड है और ये वाला भी इसी से सराउंडेड है। बस पैसिफिक ओशियन के में साउथ अफ्रीका और आ रही थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जो प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, वो अटलांटिक ओशियन में सबसे डीपेस्ट है
जिसकी डेप्थ है 8376। आप डेप्थ भी नहीं याद रखेंगे तो भी ये याद रखना है कि कौन सी ट्रेंच है। डीपेस्ट पॉइंट प्यूर्टो रिको ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। इतना याद रखेंगे क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। साउथ सैंडविच ट्रेंच इज द सेकंड डीपेस्ट पॉइंट इन अटलांटिक ओशियन आफ्टर प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है। पहली तो कौन सी है? प्यूर्टो रिको, और सेकंड कौन सी है? साउथ सैंडविच ट्रेंच। ये दोनों हमें याद रखनी है, कई बार हो सकता है सेकंड डीपेस्ट ट्रेंच पूछ ले, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। नोट कर लिया यहाँ तक, आगे चले। जो पनामा कैनल है वो अटलांटिक ओशियन आई मीन कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। पनामा कैनल connects the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in west, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आया? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सरगासो सी इसी में पाया जाता है। ये सरगासो सी पाया जाता है अप्रोक्स नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री के आसपास, ठीक है। ये अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन इज मेड ऑफ मैक्सिमम इमर्स्ड आइलैंड। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इमर्स्ड आइलैंड है, मतलब डूबे हुए आइलैंड हैं अटलांटिक ओशियन के अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो बरमूडा ट्रायंगल हम मानते हैं, जहाँ प्लेन क्रैश या डूबने के हाथ से ज़्यादा सामने आते हैं, वो अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा? आ रहा है? आगे चले। चलिए अब हम बात करेंगे इंडियन ओशियन की, ठीक है। तो देखते हैं इंडियन ओशियन के बारे में कुछ बातें। ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, ठीक है, और सेकंड डीपेस्ट ओशियन है। और इसका एरिया है 7.34 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, और ये अप्रोक्स 20% ऑफ अर्थ सरफेस का एरिया घेरता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? चलो चलते हैं आगे। ये डीपर है अटलांटिक ओशियन से, मैंने आपको बताया ये सेकंड डीपेस्ट ओशियन है। सबसे ज़्यादा पैसिफिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, और फिर अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इसके आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है इसका मेडागास्कर, और फिर सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है इसका श्रीलंका। इस पे लिख लीजिए, श्रीलंका पे सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। और मॉरिशस भी इसका आइलैंड है, अंडमान है इसके अंदर, निकोबार है, साइकेलस है, मालदीव्स है, और लक्षद्वीप है, ठीक है। मेडागास्कर है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, अंडमान है, निकोबार है, साइकेलस है, और मालदीव्स है, और लक्षद्वीप है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट नाम तो आपको याद होंगे कि इंडियन ओशियन के आसपास कौन सा आइलैंड पड़ता है। कुछ अगर आपको नहीं भी याद है तो वो इसमें से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि मेडागास्कर सबसे बड़ा है और श्रीलंका सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का है, ये आपने नोटिस किया ही होगा। कुछ ये इस प्रकार का ओशियन है ट्रायंगुल शेप का, ठीक है। आगे चलते हैं कि टोलमी ने इसको क्लोज्ड सी कहा था, ठीक है। टोलमी ने इसको क्या कहा था? क्लोज्ड सी। ये किसी एग्जाम में पूछा था कि टोलमी का स्टेटमेंट क्या था इंडिया किस ओशियन के बारे में था कि ये एक क्लोज सी है, तो वो इंडियन ओशियन के बारे में था, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट कि टोलमी ने इसे क्लोज्ड सी कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका डीपेस्ट पॉइंट है सुंडा ट्रेंच, जिसको जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? सुंडा ट्रेंच। इसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक ओशियन का था प्यूर्टो रिको, और
उसका कौन सा था, पैसिफिक ओशियन का मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। डिएगो डिएगो गार्सिया आइलैंड इज ऑल्सो लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। ये एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, ये भी इंडियन ओशियन में ही लोकेटेड है। तो आपको ये याद रखना है, कई बार पूछ ले डिएगो गार्सिया किस ओशियन में लोकेटेड है, तो ये इंडियन ओशियन में ही लोकेटेड है, ठीक है। आगे चले। कैप ऑफ तस्मानिया इज बाउंड्री लाइन बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, ठीक है। कैप ऑफ तस्मानिया जी क्या है, बाउंड्री लाइन है पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में, ठीक है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में बाउंड्री लाइन क्या है, कैप ऑफ तस्मानिया, ठीक है। आगे चले। एक मिनट, आई थिंक, हाँ, चौथा ओशियन आर्कटिक ओशियन, ठीक है। पढ़ते हैं आर्कटिक ओशियन के बारे में। ये बेसिकली सबसे छोटा और सबसे सैलो, सबसे कम गहरा जो ओशियन माना जाता है, और इसका एरिया अप्रोक्स 1.4 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो ये सब बातें हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। ये सबसे छोटा है और सबसे कम गहरा है। इसकी गहराई एवरेज जो डेप्थ है वो 987 मीटर मानी जाती है। सभी ओशियंस में से ये सबसे कम गहरा माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इसका जो एरिया है 1.4 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है। और ये है नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल जो बनता है 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर। तो ये उसके बीच में है, आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इसके मोस्ट ऑफ द डेज इन ए ईयर फ्रोज़न रहते हैं, जमे हुए रहते हैं, और छोटी मोटी बर्फ़ नहीं, काफ़ी थिक लेयर रहती है बर्फ़ की इनके ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी ये लिस्ट सैलिनिटी है सभी ओशियंस में से 30 पीपीटी। सैलिनिटी का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसिफिक की, फिर अटलांटिक की, फिर इंडियन की, और फिर आर्कटिक की। जिस ऑर्डर में हमने ओशियन को पढ़ा है वही ऑर्डर सैलिनिटी का भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर कि जो पैसिफिक ओशियन है और अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये तीनों ओशियन मिलकर, इन तीनों के साउदर्न पार्ट मिलकर एक ओशियन बनाते हैं जिसको साउदर्न ओशियन या फिर अंटार्कटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा, मैंने ओरली बता दिया आपको कि जो इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन का साउदर्न पार्ट है, वो तीनों मिलकर एक ओशियन बनाते हैं जिसको बोलते हैं साउदर्न ओशियन या फिर अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। ये हुए हमारे ओशियंस कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे ओशियन करंट्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओशियन करंट्स के बारे में। चले आगे, चलिए चलते हैं। तो देखिए, करंट्स दो प्रकार की होती है। एक होती है हॉट करंट्स और एक होती है कोल्ड करंट। पहली बात तो ये कि 15 मिनट अपना कंसंट्रेशन क्लास में रखना। 15 मिनट बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा करंट्स के बारे में, ठीक है। 15 मिनट बस अपना ध्यान क्लास में रखना है। तो करंट्स दो प्रकार की होती है, एक होती है हॉट करंट्स, एक होती है कोल्ड करंट्स, ठीक है। हॉट करंट्स वो होती हैं जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है, ठीक है। इक्वेटर मैंने आपको जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था, इक्वेटर ऑलमोस्ट गर्म सा माना जाता है। तो क्रिटिकल समर होते हैं इक्वेटर पे, तो जो यहाँ से करंट निकलेगी वो गर्म करंट निकलेगी। तो जो भी इक्वेटर से पोल की तरफ ऊपर या नीचे जाएंगी उनको बोलते हैं हॉट करंट्स, और जो नीचे आती है पोल से इक्वेटर की तरफ उनको बोलते हैं कोल्ड करंट। देखिए, एक बार हम डायग्राम देखते हैं। ये है हमारी अर्थ, ओके। ये है हमारा इक्वेटर, और
ये जो नीचे जा रही करंट है ये हॉट करंट है, जिसको रेड एरो से डिनोट किया है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी करंट जाती है जिसको हमने रेड एरो से डिनोट किया है। ये दोनों जो हैं वो हॉट करंट्स हैं। जो भी इक्वेटर से निकलकर पोल पर जाएंगी वो हॉट करंट्स होंगी, ठीक है। अगर ऐसे ही हम देखें तो अगर पोल से निकल रही है करंट और इक्वेटर की तरफ आ रही है तो वो कोल्ड करंट होंगी, ठीक है। कैसी? देखिए ग्रीन साइन से जो डिनोट किया है, पोल से निकल रही है, इक्वेटर पर आ रही है, इसको कोल्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। नीचे से भी निकलेंगी और इक्वेटर की तरफ आएंगी, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया है क्या? एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर सबको समझ में आ रहा है तो। मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से निकलने वाली करंट हॉट करंट और पोल ठंडे होते हैं, पोल से निकलने वाली करंट कोल्ड करंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ड्रिफ्ट क्या होती है और स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं ड्रिफ्ट क्या होती है। मान लीजिए ये कोई एक करंट है, ठीक है। रैंडम करंट है, कोई भी हमने मान लिया कोई भी एक रैंडम करंट है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये रैंडम करंट फ्लो होते होते टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया यहाँ के, ठीक है। ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और फिर ये आगे जाके वापस से मिल गया। मान लीजिए हमने देखा कि कोई भी एक रैंडम करंट है वो टू पार्ट्स में स्प्लिट होता है और कहीं जाके वापस से मिल जाता है। तो ये जो टू पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है इन स्प्लिटेड पार्ट्स को तो बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। किसी एक करंट के स्प्लिटेड पार्ट को बोलते हैं ड्रिफ्ट, ओके। किसी भी एक करंट के स्प्लिटेड पार्ट को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। और जो दो करंट से मिलकर एक करंट बनती है उसको बोला जाता है स्ट्रीम, ठीक है। आगे हम देखेंगे जहाँ भी दो करंट मिल रही होगी एक बना रही होगी उसको स्ट्रीम बोलेंगे, और जो एक करंट दो में बट रही होगी उसको ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चलिए एक बार ध्यान देना कि यह है हमारा इक्वेटर और ये जो ओशियन है हमारा, अभी हमने ओशियन पढ़े, ये है अटलांटिक ओशियन। इसके इधर पैसिफिक ओशियन है और इधर भी पैसिफिक ओशियन, क्योंकि ये तो फ्लैट मैप है। जब ये गोल बनेगा, जब ये मुड़ेगा तो ये पैसिफिक ओशियन उससे जाके पीछे की तरफ कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया अटलांटिक ओशियन, ये है इंडियन ओशियन, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अभी एक चीज़ देखिए कि सबसे पहली करंट हम पढ़ रहे हैं अटलांटिक ओशियन की करंट्स को, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिए, देखिए कुछ आपको करंट्स निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ करंट निकल रही है और एक नीचे की तरफ से करंट निकल रही है इक्वेटर के ऊपर से और इक्वेटर के नीचे से। तो जो इक्वेटर के नीचे से निकल रही है उसको बोलेंगे साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। क्यों? क्योंकि ये साउथ में है इक्वेटर से और अटलांटिक ओशियन में है, तो साउथ अटलांटिक ओशियन में है और इक्वेटर से नीचे है तो साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। और ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो इक्वेटर से निकलने वाली करंट होंगी वो कैसी होंगी? गर्म। तो ये रेड एरो से डिनोट किया है, ये दोनों करंट कैसी है? गर्म, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट और साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। आगे ये करंट ऊपर वाली चलती है और ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई यहाँ पर।
जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ती है तो ये टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है। ये ऊपर वाली को बोलते हैं एंटिलीज की करंट, एंटिलीज करंट बोलते हैं ऊपर वाली को, और नीचे वाली को बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। ठीक है, तो दोबारा एक बार देखते हैं कि यहाँ से एक करंट निकली, उसको हमने कहा नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, और इसको हमने कहा नीचे वाली को साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल आगे बढ़ती है, टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। ऊपर वाली को हमने कहा एंटिलीज की करंट और नीचे वाली को हमने कहा फ्लोरिडो करंट। ठीक है, अब ये आगे बढ़ती है और ये वापस से मर्ज हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं, जो मर्ज हुई है उसके बाद, मैंने आपको क्या बताया था, मर्ज हुई हुई को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। तो आप इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, नोट कर लीजिए गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये शायद यहाँ नोट नहीं किया गया है, इसको आप खुद से नोट कर लीजिए। ये जो दोनों आकर यहाँ मिल रही है और मिलने के बाद जो करंट बन रही है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रीम। एक लाइन से डिनोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब ये आगे जाके वापस से टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है, और मैंने कहा था आपको कि स्प्लिट हुई करंट को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ठीक है, स्प्लिट हुई करंट को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो ऊपर वाली तो होगी नॉर्वेजियन करंट और नीचे वाली क्या होगी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ऊपर वाली को तो क्या बोल दिया, नॉर्वेजियन करंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वेजियन सी पड़ता है। ठीक है, और इसको क्या बोल दिया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होती है, जो डिवाइड हुई करंट होती है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं ना, हमने अभी तो पढ़ा था। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया है क्या। दोबारा देखते हैं, इक्वेटर से अगर ऊपर की तरफ करंट निकली तो हमने कहा दिया कि सर नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है। ये तो इक्वेटर से नीचे की तरफ निकली तो हमने कह दिया कि सर ये तो साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है। यहाँ तक समझ में आया। फिर मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ जो इक्वेटोरियल करंट है वो आगे की तरफ बढ़ेगी और टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है, और हमने कहा कि जो ऊपर वाली को हम बोलते हैं एंटिलीज करंट और नीचे वाली को बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। तो आपने कहा कि ठीक है सर, मान लेते हैं, इतनी बात तो मान लेते हैं आपकी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये दोनों करंट जब मर्ज होती है तो एक, मैंने बताया था आपको कि एक स्ट्रीम बनाती है, तो इसको बोलते हैं हम गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ये आपको खुद नोट करना है क्योंकि यहाँ नोट नहीं हुआ है। तो ये क्या बनाती है, स्ट्रीम, और इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, फिर आपने कहा कि ठीक है सर, आप बोल रहे तो मान लेते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है वो टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है। ऊपर वाली को हम बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट और नीचे वाली को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो आपने कहा कि ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो ठीक है, ऊपर वाली नॉर्वेजियन और नीचे वाली नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर मैंने आपसे कहा कि बेटा एक बार नीचे वाली करंट पे भी ध्यान दो, इसको तो बीच में ही छोड़ दिया था। तो नीचे वाली करंट जब आगे बढ़ रही है तो इसको बोला जाता है, ये जो नीचे, इसको तो बोला था साउथ इक्वेटोरियल, और जो ये इससे नीचे बढ़ रही है इसको बोलते हैं ब्राजीलियन, ब्राजीलियन करंट। ये देखो यहाँ नोट किया है कि क्या बोलते हैं इसको, ब्राजीलियन करंट। ठीक है, कौन सी वाली को, इस वाली को बोलते हैं ब्राजीलियन करंट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या आपके। ठीक है, अब ब्राजीलियन के नीचे से एक करंट आती है और जो पोल से आती है उसको ठंडी करंट बोलते हैं, क्योंकि ये सारी करंट अभी तक इक्वेटर से निकल रही थी तो ये गर्म थी। अब ये करंट नीचे से आ रही है ब्राजीलियन करंट की तरफ, मतलब ये पोल से आ रही है और पोल से आ रही है तो ठंडी करंट होगी। और अगर ठंडी करंट है तो मैंने ग्रीन एरो से डिनोट किया है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं फॉल्कलैंड की करंट। ठीक है, आपको दिखाई दे रही है क्या, फॉल्कलैंड करंट। ये जो ग्रीन एरो से डिनोट किया गया है ये है फॉल्कलैंड करंट। ठीक है,
ये देखिए ये रिंग, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा कि एक और करंट आती है जो साउथ इक्वेटोरियल के स्टार्टिंग में जाके मिलती है, ठीक है। ये आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी। ये करंट साउथ इक्वेटोरियल के स्टार्टिंग में जाके मिलती है। इसको हम बोलते हैं बेंगुएला की करंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक होती है नॉर्थ इक्वेटोरियल, एक होती है साउथ इक्वेटोरियल। ये आगे बढ़ती है, टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है। इसको बोलते हैं एंटीलीज की करंट, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा की करंट। ये आगे मर्ज होती है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रीम। फिर टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है, तो इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट और इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। साउथ इक्वेटोरियल आगे बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं ब्राज़ीलियन करंट। ये सारी थी वार्म करंट। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से निकल रही थी। अब नीचे से जो करंट आ रही है वो होंगी कोल्ड करंट्स। तो नीचे से एक करंट आई और ब्राज़ीलियन के पास आकर मिलती है, इसको बोलते हैं फोल्कलैंड करंट। और एक साउथ इक्वेटोरियल के स्टार्टिंग में आके मिलती है, उसको बोलते हैं बेंगुएला करंट। अब यहाँ पर एक सी पाया जाता है जिसको बोलते हैं लेब्राडोर सी, और यहाँ से भी एक करंट निकलती है, उसको देखते हैं। तो देखिए ये आपको करंट निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। इसको यहाँ पर बोला जाता है लेब्राडोर की करंट, ठीक है, लेब्राडोर करंट, ठीक है। इसको यहाँ बोला जाता है लेब्राडोर करंट, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है इक्वेटर की तरफ, तो ठंडी करंट होगी। ठंडी करंट को हमने ग्रीन एरो से डिनोट किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये यहाँ पर आके नॉर्थ इक्वेटोरियल में मिल जाती है, और इसको यहाँ पर बोला जाता है कैनरी करंट, ठीक है। तो चार कोल्ड करंट होगी इसमें, हम मैंने आपको बताई। एक तो कैनरी करंट जो इक्वेटोरियल नॉर्थ इक्वेटोरियल के पास मिल रही है, और बेंगुएला जो साउथ इक्वेटोरियल के पास मिल रही है, फोल्कलैंड जो ब्राज़ीलियन के पास मिल रही है, और यहाँ पर मैंने आपको बताई लेब्राडोर करंट, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम पढ़ेंगे इंडियन ओशियन की करंट्स के बारे में। ये है हमारा इंडियन ओशियन। आप थोड़ी देर यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक बात, इंडियन ओशियन में जो इक्वेटोरियल करंट के ऊपर वाली है, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल है, वो कोई खास करंट पैदा नहीं करती, तो उनको हम इतना गौर नहीं देंगे, बस एरो से डिनोट कर देंगे। ऐसी कोई खास उनका नाम नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे उनको, ठीक है। देखते हैं ये जो इक्वेटोरियल करंट जा रही है, ठीक है, ये कोई खास हमारे काम की नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं एक बार। ये देखिए ये जो नीचे से जा रही है साउथ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं इसको, मैंने आपको बताया। एक और चीज़, जब भी इक्वेटोरियल करंट आती है तो इसके अपोजिट में एक और बीच में से करंट मूव करती है दोनों के, उसको बोला जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। हमेशा वो अटलांटिक में भी रहेगी, पैसिफिक में भी, और इंडियन में भी। जो इक्वेटोरियल इन करंट के अपोजिट में मूव करती है उसको बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये यहाँ आके टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो देखिए ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है। इधर वाली को क्या बोलते हैं? मेडागास्कर की करंट। इस वाली को तो बोलते हैं मेडागास्कर की करंट, ठीक है। और इस वाली को बोलते हैं मोजम्बिक की करंट, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? इस वाली को बोलते हैं मोजम्बिक की करंट, और इस वाली को बोलते हैं मेडागास्कर की करंट। ये आगे जाकर मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। ये देखिए ये आगे जाके मर्ज हो रही है, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है अगुलहास की करंट, ठीक है। आपको दिखाई तो दे रहा होगा अगुलहास की करंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? अगुलहास की करंट, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है?
मैंने आपको कहा कि जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये टू पार्ट्स में स्प्लिट होती है। इस वाली को बोलते हैं मेडागास्कर की करंट, इस वाली को बोलते हैं मोजम्बिक की करंट। ये दोनों करंट मर्ज होती है और फिर बनाती है अगुलहास की करंट। आई होप यहाँ तक सभी को क्रिस्टल क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। अब ये तो होगी वार्म करंट, क्यों? क्योंकि ये तो इक्वेटर से निकल रही थी। अब कोल्ड करंट देखते हैं जो कि पोल से आएगी। तो एक बार ध्यान दीजिए, ये एक कोल्ड करंट है जो पोल से आ रही है। इसको हम बोलेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इसके वेस्ट में है, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलेंगे इसको। और ये कोल्ड करंट है क्योंकि ये पोल से आ रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चले क्या? यहाँ तक आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है हमारा पैसिफिक ओशियन। ये एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये जो लाइन दिख रही है वो है इक्वेटर, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखते हैं, जैसा कि अटलांटिक में इक्वेटोरियल करंट गई थी, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल, वैसे ही पैसिफिक में जाएगी नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट और साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। और इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर से निकलती है, इसलिए हमेशा ही गर्म होगी। तो देखते हैं कैसे निकलती है। तो यह आपको दिखाई दे रही होगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट निकलती हुई। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल के बाद जो ये बैंड होके यहाँ पर जाती है, इसको बोलते हैं कुरूसियो करंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल को पैसिफिक ओशियन में बाद में बोलते हैं कुरूसियो करंट, ठीक है। आपको लोकेशन के हिसाब से ध्यान रखना है। पहले आएगी नॉर्थ, पहले कौन सी आएगी? नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। उसके बाद ये आगे की तरफ मूव होती है और इसको यहाँ पर बोला जाता है कुरूसियो करंट, ठीक है। ये आगे की तरफ बढ़ती है और ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है क्रूसियो। इसको बोला जाता है अलास्का करंट और नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ से निकली नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, ये आगे बढ़ी, यहाँ पर बैंड हुई और इसको बोला क्रूसियो करंट। क्रूसियो करंट आगे जाके टू पार्ट्स में स्प्लिट हुई। एक को हमने बोला अलास्का करंट और दूसरी वाली को हमने बोला नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जब भी टू पार्ट्स में डिवाइड होगी करंट तो उसको ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आगे देखिए। अब साउथ इक्वेटोरियल करंट को देखते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से निकली निकली सर, ठीक है। तो इसको हमने बोला साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट हमने इसको बोला। ये यहाँ से निकली और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास से बैंड हुई। और जब बैंड हुई तो जब इंडियन ओशियन वाली करंट इधर से पास हो रही थी तो हमने उसको बोला था वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। वो तो ठंडी थी, लेकिन ये इक्वेटर से निकल के इधर से पास हो रही है तो ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से गुजर रही है, इसलिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और ये इक्वेटर से आ रही है तो गर्म है, इसलिए हमने रेड एरो यूज़ किया है डिनोट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक करंट, ये तो हो गई हमारी कोल्ड करंट्स। अभी एक करंट नीचे से आकर साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल के पास मिलती है, उसको बोलते हैं हमबोल्ट की करंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हमबोल्ट की करंट, ठीक है। इतना याद रहेगा क्या? यहाँ से निकली जो साउथ इक्वेटोरियल, फिर यहाँ से बैंड हुई जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, और नीचे से आई वो हमबोल्ट की करंट। आप इनको एक बार ड्रॉ करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बड़ी आसानी से आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
एक बार देखिए, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल निकली, यहाँ पर इसको बोला क्रूसियो करंट। फिर आगे जाकर ये टू पार्ट्स में स्प्लिट होगी, जहाँ इसको बोला अलास्का करंट और इसको बोला नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। फिर यहाँ से निकली साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जब बैंड हुई तो इसको बोला ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और एक करंट जो नीचे से आई उसको बोलते हैं हम्बोल्ट की करंट। क्योंकि ये नीचे से आ रही है पोल से, इसलिए ठंडी होगी, इसलिए हमने ग्रीन साइन डिनोट किया है इसको, ग्रीन साइन यूज किया है इसको डिनोट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक करंट अब साउथ पोल से तो करंट आ चुकी हम्बोल्ट, अब नॉर्थ पोल से भी कोई करंट आएगी ठंडी वाली, तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए एक बार, इसको यहाँ बोलते हैं ओयासियो की करंट। ठीक है, ये होगी क्रूसिया और ये ओयासियो, क्रूसियो ओयासियो। ठीक है, ओयासियो ठंडी करंट है जो कि नॉर्थ पोल से आती है और अलास्का की तरफ आती है। ठीक है, और जो ये यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल से मिल रही है इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की करंट। ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे ही एक नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल से मिल रही थी, उसको हमने बोला था कैनरी करंट, पर ये नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल से मिल रही है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की करंट। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं हर चीज़ को, कि नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट निकली, बैंड हुई, आगे गई, तो इसको बोला क्रूसियो करंट। क्रूसियो आगे जाके टू पार्ट्स में स्प्लिट हुई, एक को बोला अलास्का करंट और दूसरे को बोला नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर हमने कहा कि सर एक करंट नॉर्थ पोल से आती है ठंडी वाली, उसको वहाँ पर बोला जाता है ओयासियो करंट, और जब ये नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल से आके मिल जाती है तो इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की करंट। ठीक है, फिर आपने कहा कि साउथ इक्वेटोरियल करंट निकलती है और जब ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से बैंड होती है तो इसको बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और एक जो करंट जो साउथ पोल से ऊपर की तरफ आती है उसको बोलते हैं हम्बोल्ट की करंट। ये आपकी मैक्सिमम ये आपकी ऑलमोस्ट सभी करंट्स हो गई हैं, और आशा करते हैं आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। ओशियन और ओशियनिक करंट आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू।